नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। सेंसेक्स ने इस हफ्ते 32,000 का सुनहरा रिकॉर्ड छू लिया। अगर हम साल 2000 से अब तक के सेंसेक्स के सफर को देखें तो उसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इस दौरान जिन निवेशकों ने मंदी में एसआईपी रोक दी या फिर निवेश करने से डरे और दूर रहे, उन निवेशकों ने एक सुनहरा मौका खोया मुनाफा कमाने का। एसआईपी के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने वालों को क्या फायदा हुआ, आज समझेंगे एक दिलचस्प अंदाज में। हमारे साथ है तनवीर आलम, फाउंडर एंड सीईओ फिनकार्ड से। तनवीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम जब आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद 32,000 का आंकड़ा छू लिया, अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन लगता है इतनी ज्यादा तेजी आ गई, अब शायद बाजार में मंदी आएगी और इसकी वजह से या तो वो एसआईपी में से पैसे रिडीम कर रहे हैं या रिडीम करने की सोच रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है अब जब गिरावट आएगी तब हम फिर से एसआईपी को रिवाइव करेंगे, यानी कि उसे रोक रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है इसमें कुछ कमियां होंगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें, कुछ कह सकते हैं एक्सपर्ट्स पैसिव इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं, कुछ एक्टिव मैनेजमेंट की सलाह देते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? और ये जो पूरी जर्नी रही है सेंसेक्स की 17 साल में, अगर हम देखें कैसे 6,000 से हम 32,000 पहुंचे, इसमें काफी कुछ हुआ है। तो अगर आप एग्जाम्पल के साथ इसे समझा सके कि क्या मतलब एसआईपी रोकने से क्या नुकसान होता है? देखिए, वर्ल्ड ओवर बहुत से लोग जो पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन उनके पास होती है, जैसे वॉरेन बुफे वगैरह। अभी आप देखेंगे, एक्चुअली एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी फंड को ले लीजिए जिसने 20 साल का टाइम होराइजन कंप्लीट किया हो। मान लीजिए जैसे कि HDFC टॉप 200 है, या फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड है, या रिलायंस विजन है। इन सब फंड में आपने सिर्फ हर महीने अगर 10,000 रुपये भी SIP के ज़रिए निवेश किया होता है तो आज के दिन में ये 2.25 से करीब 3 करोड़ रुपए तक की होगी। एक्चुअली देखा जाए आपकी इन्वेस्टमेंट कुल मिलाकर करीब 24 लाख हुई होगी। ये 24 लाख रुपए 20 साल के बाद आपके पास लगभग 2.25 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए तक ये इसकी ग्रोथ हो गई है। लगभग ऑलमोस्ट 11 से 12 टाइम आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं। अब क्या ये जर्नी बहुत सिंपल और बिना उतार चढ़ाव के रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे अगर ये डेटा 1997 से हम लोगों ने लिया है, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, 2000 में Y2K प्रॉब्लम या इंटरनेट बबल बर्स्ट जिसे कहते हैं वो, 2001 में WTC में अटैक हुई थी ट्विन टावर पे, और मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम 2008 में आप देखेंगे यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत हेवीली करेक्ट किया था। इनफैक्ट 21,000 से मार्केट गिरकर 9,000 तक आ गई थी, 8,900 टू बी प्रिसाइज। इस अड़चनों के बावजूद आपकी इन्वेस्टमेंट जो 24 लाख रुपए थी वो बढ़कर करीब 2.25 या 3 करोड़ रुपए हो गई है। इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर ये आप वोलेटिलिटी को लेकर चले और लंबी अवधि के निवेश करें, इस पैसिव इन्वेस्टमेंट आपकी काफी वेल्थ क्रिएशन होगी, और मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट को ही एडवोकेट करता हूं। इनफैक्ट तनवीर, आपने जो पूरा ये सफर डिस्क्राइब किया कि 21,000 से कैसे 9,000 तक पहुंचा सेंसेक्स, और उसके बाद 2013 में जब इन हाउस कह सकते हैं डोमेस्टिक बहुत सारे ट्रिगर्स थे, सरकार बदली, और उसके बाद से हम देख रहे हैं बाजार ने लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और अभी इसी हफ्ते 32,000 तक भी सेंसेक्स पहुंचा है। लेकिन अगर हम ये समझें कि किसी को इन बिटवीन, ये जो आपने 1997 से 2017 का पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाया कि जिन फंड्स ने 20 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, अगर किसी को रकम की जरूरत बीच में पड़ी हो उसके गोल्स के हिसाब से, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर कैसे वो प्लानिंग करेंगे? बिकॉज ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आपके गोल्स के साथ लिंक्ड है, तो इन बिटवीन मार्केट अपनी चाल चल रहा है, लेकिन हम अपने गोल्स को इनलाइन कैसे करेंगे, साथ साथ कैसे चलेंगे दोनों? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। बेसिकली क्या, देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पैसिव कहा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, इक्विटी मार्केट से भी आप अपने रिटर्न बिल्कुल रिस्क फ्री बना सकते हैं, एक सिंपल सा रूल अगर फॉलो करें। आप हिस्टोरिकली देखेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट में ना, आपने अगर 1 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप सिर्फ 65% टाइम आप पैसा बना सके, 35% टाइम यू लूज मनी। ओके। अगर आपकी टाइम होराइजन 1 साल से बढ़ के 3 साल बढ़ा देते हैं तो वही रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ के 78% हो जाती है, और 5 ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 90% टाइम आप विल मेक मनी। और अगर आपने 10 साल की अवधि के लिए इन्वेस्ट किया है, इंडियन मार्केट 100% टाइम आपको रिटर्न देगी।
अब कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है 10 साल में जिसमें आपको कभी भी लॉस हुआ होगा। राइट, यू मीन कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में मनी बनाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको उतना समय भी देना पड़ेगा मार्केट। बिल्कुल। अब ना आपकी क्वेश्चंस आज के दिन में अगर आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, पहले से आपकी एसआईपी चली आ रही है, तब आप इस डेटा को रिलेट करिए अपने गोल से। आपके गोल्स अगर आने वाले 1-2 साल में अगर मैच्योर हो रहे हैं तो आप रिस्क मत लिए, उसके लिए थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके। लेकिन अगर आपकी गोल्स बहुत दूर है तो आप प्रॉफिट ना भी बुक करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। यानी पहले प्रायोरिटी गोल को दी जाए, आप अपने गोल के हिसाब से पैसा निकालना है या फिर रखना है या कंटिन्यू करना है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब मार्केट तेजी में आता है कि क्या अभी हम एसआईपी रोक दें या फिर कंटिन्यू करें, या फिर जब बाजार थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा करेक्शन का वेट करें। देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चंस लोग बहुत 26,000 जब सेंसेक्स 26,000 था तब से पूछते आ रहे हैं, ये हमेशा लोग पूछते हैं। क्या होता है कि अगर आप करेक्शन के लिए वेट करें, पहली बात एसआईपी किसी भी मार्केट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। एसआईपी का अर्थ ही है कि सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को आप कैप्चर करेंगे। इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट एवरेजिंग होगी और आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। तो एसआईपी तो किसी भी मार्केट में आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तब आप मार्केट को नज़र में रख सकते हैं। जैसे कि इस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है लमसम अमाउंट बड़ी रकम में, तो एक बार में ना करें, किसी लिक्विड फंड में निवेश करके उसको ग्रेजुअली सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करें, क्योंकि कभी भी किसी वजह से शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट में आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिले। इनफैक्ट हमने एक चीज और नोटिस की है कि भले इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है लेकिन कई बार होता है कई स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो कुछ भी हम एग्जांपल्स दे रहे हैं या जो आपने 20 साल का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये वैलिड सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स के लिए है या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए भी आप यही सजेस्ट करेंगे? नहीं, ये जो मैंने कहा है ये ब्रॉड मार्केट्स के लिए डेटा है। ये सेंसेक्स को मैंने स्टडी किया ओवर अ पीरियड ऑफ 25 इयर्स, उसके डेटा ये मैंने स्टडी किया है। डायरेक्ट स्टॉक्स क्या है कि ये ब्रॉड सेंसेक्स को फॉलो नहीं करती। आप देखेंगे आज के दौरान मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जैसे कि डीएलएफ है या जेपी इंफ्रा है, इसके स्टॉक्स नीचे गिरे होंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स इस ब्रॉड ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर आपने किसी खराब स्टॉक्स को ले लिया है तो 10 साल में भी आपको रिटर्न नहीं देगा। सो सही तरीका क्या है? मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स किन के लिए सही है या फिर म्यूचुअल फंड्स बेस्ट रूट है? आपने जैसे कहा कि अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो अगर 10 साल तक कम से कम आपने निवेश किया, आपने एसआईपी नहीं रोकी, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और गारंटी भले ही नहीं होती म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन हिस्ट्री यही कहती है कि इक्विटी मार्केट ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं दिया अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया। तो अगर मैं कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक से, शेयर से, तो फिर आप क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, दरअसल बात ऐसे है, आपको मैं 3-4 पैरामीटर्स बताता हूँ। इस पैरामीटर्स को हर इंसान को इस पैरामीटर्स को अपने आप रन करना चाहिए और इस पैरामीटर्स में आप अपनी इवैल्यूएट करें कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। पहली बात, आप नॉलेज आपकी, देखिए एक फंड मैनेजर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और वो इस जॉब को बखूबी कर सकता है। एक दूसरी बात, आपके पास वक्त कितना है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर 100% ऑफ द टाइम वो इस जॉब में लगा रहता है 24/7, उसकी अर्निंग इस पे डिपेंडेंट है। तीसरी बात, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर क्या है कि बेसिकली वो उसके पास रिसर्च टीम होती है और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग जो फर्म्स होते हैं उनको रिसर्च फीड करते हैं। ये सब बहुत अहम फैक्टर्स हैं। अगर आप ये सब बेहतर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करिए डायरेक्ट स्टॉक्स में। और चौथी और आखिरी बहुत अहम बात यह है कि देखिए म्यूचुअल फंड में हम एक छोटे से अमाउंट से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 रुपए से। आप ये छोटे से रकम से एक डाइवर्सिफाइड डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर ये 4 पहलू पे आपके आंसर्स आप खुद जज करिए, अगर आप इनमें बेहतर हैं एक फंड मैनेजर के मुकाबले, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। नहीं तो आप अपने पैसे से मत खेलिए, एक फंड मैनेजर के हवाले करिए, अच्छे फंड मैनेजर को,
और उसे ग्रो करने दीजिए आपका पैसा। लेकिन आपने जो 4 पैरामीटर बताए कि आपको अगर अवेयरनेस है, आपको जानकारी, आप समझते हैं शेयर बाजार कैसे काम करता है, तो ही आप इसमें जाइए, अदरवाइज आप एसआईपी रूट अपनाइए। लेकिन हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी के गोल्स 2 साल में भी हो सकते हैं, किसी के 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में भी हो सकते हैं। तो कैसे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा फंड मेरे लिए अच्छा है? बिकॉज फंड मैनेजर तो हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन किस सेगमेंट में कितना एक्सपोजर रखना है, यानी जिसे हम एसेट एलोकेशन भी कहते हैं, कितना हिस्सा मुझे लार्ज कैप में रखना है, क्या मैं मिड कैप चूज करूं, बैलेंस फंड मेरे लिए सही है कि नहीं, डेट फंड्स में क्या कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करेगा, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा, पैरामीटर्स उसके लिए क्या होंगे? देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने जो स्टडी किया है, रिस्क को ज़्यादा स्टडी किया है। आप किसी भी फंड में, इंडिया में लोग निवेश फिर भी क्यों नहीं करते या कन्वेंशनल प्रोडक्ट क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं निवेश करने से। जी। सबसे पहले रिस्क को एड्रेस करते हैं। देखिए जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए जो आपको उस अवधि के लिए लॉस नहीं दे। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 साल का टाइम होराइजन है, अगर आप किसी भी इक्विटी फंड को पिक करेंगे, उसने आपको कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया होगा और उसमें सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट हुई होगी जी। अगर आपकी अवधि 5 साल की है तो आप एक बैलेंस फंड के जरिए निवेश करें। ओके। बैलेंस फंड 4 साल की अवधि के बाद कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देता। ठीक है। अगर आपके टाइम होराइजन 3 साल का है तो आप डेट फंड या MIP के जरिए निवेश करें और आपको टैक्स ऑप्टिमाइज रिटर्न मिलेगा और आपको लॉस भी नहीं सहना पड़ेगा। ये FD के मुकाबले बेटर रिटर्न देगी और आपको उस पर टैक्स भी लिटरली देना नहीं पड़ेगा। लेकिन SIP के भी 2 तरीके हैं, इनफैक्ट या 2 कह सकते हैं 2 पहलू हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स में जो लोग निवेश करते हैं, या तो लोग मंथली करते हैं सिस्टमैटिकली जैसे आप कह रहे हैं, या कई बार लोग लमसम करना पसंद करते हैं। उनको अगर कोई सरप्लस मिला किसी भी रूप में, बोनस आया या फिर साल के अंत में मेडिक्लेम और LT वगैरह जैसे रिइंबर्समेंट्स मिले, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लमसम रूट उन किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, या फिर इफ एट ऑल ऑप्ट करना भी चाहिए कि नहीं? क्या SIP scores over a lump sum investment? See, SIP is like a regular exercise regime. Okay? आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट होंगे, यही है। लमसम में क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं रहती है। आप बिजी है काम में, आप मार्केट मिस कर गए तो ऑब्वियसली आपको वो मौका हाथ से निकल गया जी। और साइकोलॉजिकली क्या होता है, बहुत से लोग जो आज के दिन में पैसे लेके बैठे हैं, जो 26,000 27,000 से वेट कर रहे हैं, आप उनको कहिए जाके लमसम इन्वेस्ट करना, वो उनको साइकोलॉजी उनके माइंड में ये रहेगा कि 27,000 में मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, मैं वेट कर रहा था तो अब तो और भी बढ़ गया। तो एक बार मार्केट मिस हो जाने से वो आप मार्केट को मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके लमसम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डिसिप्लिन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी लिक्विड फंड में निवेश कर दें और उसके जरिए STP करें रेगुलर इंटरवल में, या अपने एडवाइजर से कहें जैसे जब मार्केट स्ट्रांगली कुछ करेक्ट होता है तो वो ट्रांसफर करें। ठीक है। तो इनफैक्ट आपने तेजी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन जब बाजार में गिरावट आती है, मान लीजिए मतलब हम कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि कल को बाजार में गिरावट आए, लेकिन ये स्वभाव है मार्केट का, ऊपर जाता है तो कभी 3-4 साल में थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, करेक्शन होना, हालांकि हमें अपने आप को तैयार रखना है, लेकिन गिरावट में भी खरीदारी का एक अच्छा मौका है। बिकॉज जहां तक SIP का जो पूरा फंक्शनिंग है, अगर आपने बाजार नीचे और तब आपने SIP की तो आपको कम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। बट इससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि घबराहट भी होती है इन्वेस्टर को, तो गिरावट में क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि आप आमतौर में देखा गया है कि जब मार्केट एक्चुअली बेरिश फेज में है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। जब मार्केट में बहुत से नॉइज है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, बहुत से लोग SIP बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, गिरावट में करना चाहिए। गिरावट में बिल्कुल जहाँ SIP अपने अमाउंट या अपने लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दें और SIP हर टाइम पीरियड में कंटिन्यू रहना चाहिए, वो बुल फेज हो या बेयर फेज हो या मार्केट नीचे जा रही है, हर फेज में आप SIP बिल्कुल कंटिन्यू रखें, इसको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि SIP का अर्थ ही है कि वो आपको वैल्यू एवरेजिंग या एवरेजिंग करती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी आता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जहां तक इक्विटी का भी सवाल है, उसके अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें से हम कैसे डिसाइड करें कि मुझे किस तरह का फंड चूज करना चाहिए, या मेरी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा फंड सही होगा मेरे लिए? देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं
और तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप या बैलेंस फंड से स्टार्ट करें। ओके। लेकिन आप ऑलरेडी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं कि आपको रिस्क अवर्स नहीं है, आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, आपकी एबिलिटी अच्छी है रिस्क टेकिंग की, तब आप स्मॉलर मिड कैप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। या गोल्स ऐसे हो जिसके 10-15 साल के गोल लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे रिटायरमेंट वाले गोल्स हैं, उसमें आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी एसआईपी हो उसे आप अपने गोल से लिंक कर दीजिए। बिल्कुल, कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है, 5 साल से ज्यादा एटलीस्ट समय आप दे सकते हैं, तो लार्ज कैप चूज करना चाहिए। और अगर आप 5 साल या उसके आसपास का नजरिया है तो फिर आप कह रहे हैं बैलेंस फंड उनके लिए ठीक रहेंगे। डेट फंड्स किन के लिए सही रहते हैं? डेट फंड देखिए, डेट फंड बेसिकली ये ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, इसे में कैपिटल प्रिज्म। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला थंब रूल, द ओनली सीक्रेट जैसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन का, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट करता है वर्क करने के लिए जब 5 साल की अवधि ऊपर हो। बिलो 5 ईयर पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो अगर आपके गोल्स 5 साल के नीचे है जैसे कि, तब आप डेट फंड सेलेक्ट करें। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की आप उसमें फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि कैपिटल प्रिजर्वेशन हो, आपको लॉस ना हो, और आपको बेहतर टैक्स फ्री रिटर्न कैसे मिले एफडी के मुकाबले। मान ले आज के दिन में एफडी का रिटर्न 7% है, टैक्स देने के बाद आपके पास 5% रिटर्न बचता है। तो कैन अ डेट फंड गिव यू से 7.5 और 8% टैक्स फ्री रिटर्न ओवर 3 पीरियड। तो वो भी अगर 5 के मुकाबले आपको 7.5 मिलता है तो 50% एक्स्ट्रा रिटर्न हो गया, वो भी टैक्स फ्री। यही उद्देश्य रहता है डेट फंड का। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक इन्वेस्टर की एज, उसकी रिस्क कैपेसिटी, उसके गोल्स, इन सब के आधार पर उसको फंड चूज करना है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक मैं बहुत रेगुलर एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे मेडिसिन आईबीजेसिक्स फीवर और एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि बहुत सिवियर बॉडी एक हो और फीवर के लिए। किसी पेशेंट को गॉड फॉरबिड डेंगू है और सिम्टम उसको भी सेम रहेगा, उसको फीवर रहेगी और ही विल हैव सिवियर बॉडी एक, जिसे बोन ब्रेकिंग डिजीज भी कहते हैं। लेकिन गलती से किसी डेंगू पेशेंट को आईबीजेसिक दे दिया गया तो मोस्ट लाइकली ही विल डाई। सो यू मीन टू से कि हर किसी की कंडीशन अलग हो सकती है, और उस कंडीशन को लेकिन एनालाइज कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखिए, आप अपने गोल सेट करने से पहले देखिए आप कितना रिस्क लेंगे, बट एक कॉमन इन्वेस्टर शायद ये ना समझता हो, तो क्या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें? बिकॉज फंड मैनेजर तो हम तक बाद में पहुंचेंगे, अगर खुद से भी हमें डिसाइड करना है तो हाउ डू वी मेक दैट कॉल? वो जो डिसीजन लेना है वो कैसे लिया जाएगा? किसी प्रोफेशनल की हेल्प से? नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल की हेल्प ले तो बिल्कुल बेटर है। लेकिन अगर आप या फिर आप कहेंगे कि गलतियों से सीखें आप? नहीं, कोई गलती नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक मेडिसिन की एग्जांपल दे रहा था, देखिए सेम सिम्टम थे, सेम मेडिसिन, 2 डिफरेंट आउटकम। राइट। लेकिन इसमें सिंपल क्या प्रॉब्लम, मेडिसिन में प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो प्रोडक्ट जो है इक्विटी फंड या बैलेंस फंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस तरह उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन पर। अब क्या है, आपके अगर 10 साल के टाइम होराइजन है, आप इक्विटी फंड में निवेश करेंगे तो यू विल मेक मनी। अगर आपके 5 साल के होराइजन है, आप बैलेंस फंड में निवेश करिए। 3 साल का गोल है, आप डेट फंड में निवेश करिए। अगर आपको 1 साल में पैसा चाहिए तो आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में निवेश करिए। लेकिन जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसे क्योंकि अब तक हमने शामिल नहीं किया अपने डिस्कशन में, जो डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश करते हैं, हालांकि आप स्टॉक्स में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स से जुड़े जो फंड्स हैं उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास समय नहीं है फंड सेलेक्ट करने का, फंड मैनेजर को सेलेक्ट करने का, या आप किसी फंड मैनेजर में ट्रस्ट नहीं करते, तो आप निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसे ग्रोइंग मार्केट के लिए मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर को चूज करूंगा, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली नॉर्मल निफ्टी या इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे यूएस, जापान वगैरह जब मार्केट मैच्योर हो गई हैं, उन मार्केट में इंडेक्स फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस मैच्योर मार्केट को आउट परफॉर्म करना किसी फंड मैनेजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है। उस केस में इंडेक्स फंड या बेटर रहता है। लेकिन इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए, जहाँ की ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहां पर फंड मैनेजर आउट परफॉर्म कर सकेंगे, मैं प्रेफर करूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर को चूज करें रादर के इंडेक्स फंड को चूज करें।
चलिए, आपने काफी कुछ बताया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज तनवीर की, अभी मार्केट्स की जो वैल्यूएशंस है, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अभी मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पर है और काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी हम बहुत बुलिश हैं। आपने जिन लोगों का एग्जांपल दिया जिनकी बस मिस हो गई, 26,000 में उन्होंने नहीं निवेश किया बिकॉज उन्होंने सोचा थोड़ा मार्केट गिर जाएगा तब हम निवेश करेंगे, तो उनके लिए ये कैसे आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि 32,000 में आपको SIP करनी है? देखिए, एक्चुअली मार्केट ये आज पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से होता है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब 2005 में मार्केट, बिकॉज देयर आर वॉइसेस व्हिच आर सेइंग कि 2008 में जो क्राइसिस आया था वैसे कुछ सिमिलर कंडीशंस हो सकती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से हमने बात करी जी बिजनेस पे, तो उन्होंने कहा कि यूएस मार्केट्स में 40% तक गिरावट आएगी और अगर यूएस मार्केट्स में कुछ होगा तो उसका असर इंडियन मार्केट्स में भी दिखेगा। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, इनफैक्ट आज ही मैं एक फंड मैनेजर से मिल के आ रहा हूँ, तो बेसिकली ही वाज बुलिश कि यूएस ग्रो करेगा। इनफैक्ट 2-3% के हिसाब से, एंड यूएस में रेट हाइक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खैर, ये मार्केट टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है, किसी की बस की बात नहीं है। अगर कोई कहता है मार्केट टाइम कर रहा है, वो गलत कह रहा है। रही बात, अब ये सिचुएशन आज पहली बार नहीं है, 2005 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड में था, पहली बार इक्विटी फंड हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो उस वक्त मार्केट करीब 6,500 लेवल में थी। तो लोग कहते हैं मार्केट पीक आउट हो गई है, बढ़ेगी नहीं, और इन 2 साल में मार्केट 6,500 से 21,000 चली गई। तो कहने का अर्थ ये, साल में 21,000 से 9,000 भी आया। करेक्ट। तो क्या हो गया है कि मार्केट इन नो टाइम ऊपर चले गई। तो मार्केट को स्टैंडर्ड नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, या पी लेवल से सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकते। उसके साथ 1-2 और पैरामीटर्स हैं जिसको आपको नजर में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, पिछले पीक जितने भी पीक्स होंगे ना, उसमें मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 140% प्लस होगा। आज के दिन अराउंड 80% है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रीज के देखेंगे, उस टाइम 90% प्लस 93% हो, आज के दिन में 72% है। क्रेडिट ग्रोथ, जो कंपनीज लोन लेती हैं, क्रेडिट ग्रोथ उस टाइम 23% था, आज के दिन में 5% है। और बेस्ट एविडेंस आज ये है कि पहली बार इंडिया के नेफ्ट FDI एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज 2% कंपेयर्ड टू करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में जो अभी 1% पे है। तो ये जो सिचुएशंस हैं इंडिया के लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो सिर्फ एक न्यू हाई को देख के एग्जिट करना मेरे ख्याल से, आई थिंक सो दोज हु आर इन्वेस्टेड शुड कंटिन्यू, एंड अगर कोई नया निवेश करना चाहते हैं उसको भी डेफिनेटली SIP अभी शुरू करनी चाहिए। SIP बिल्कुल करना चाहिए। बट अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, आपने कुछ फंड्स का नाम शुरू में लिया, HDFC टॉप 200, रिलायंस मिशन, जिन्होंने 20 इयर्स कंप्लीट किए, बट बिसाइड्स ऑल दीज फंड्स और कोई फंड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आप सजेस्ट करें? एक्चुअली लार्ज कैप स्पेस में 2-1 फंड अच्छे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट मिराई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड इज अ वेरी गुड फंड। ICICI Focus Blue Chip is again a good fund in that large cap space. SBI Blue Chip is a good fund. Multi cap में ICICI Value Discovery is good. Franklin High Growth Fund is a good fund. There are various fund in that space. Mid cap space में आप for example emerging एक्विटीज में तो आप मेरा का इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप DSP मिड कैप फंड इज अ गुड फंड, सो यू कैन लुक एट वेरियस फंड्स इन दैट स्पेस। बट जहां तक फंड सिलेक्शन की बात है, आपने 4-5 फंड्स के नाम भी बताए, लेकिन फॉर इन्वेस्टर्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? फंड का क्या रिटर्न के बेसिस पे या फिर उसका एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, फंड मैनेजर के बेसिस पे, कंपनी कौन सी है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी फंड चूज करने से पहले? सी बेसिकली आप आजकल मैं सिंपल बनाना चाहूँगा नॉर्मल के लिए। आप किसी भी वेबसाइट में, चाहे वो मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च वगैरह साइट में जाकर चेक कर लें, अगर आपको खुद करना है। आप रिटर्न कंसिस्टेंसी देखिए, आप उसको, और वो उसको देखने का एक तरीका है, एक इन्फॉर्मेशन रेशियो आता है या शार्प रेशियो आता है। शार्प रेशियो हाई होना चाहिए, अगर अच्छा है तो सबसे बेस्ट फंड वो कंसिस्टेंसी है, आप उससे सिलेक्ट कर लिए, सिंपली डिफाइन करने के लिए। यानी आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंटली कौन से फंड ने परफॉर्म किया, अलग अलग एवर्स कंडीशंस में भी, जो आपने ड्यूरिंग द शो बताए भी, जिसने लगातार अच्छा परफॉर्म किया उसको आपको इन बैड टाइम्स। यस, ऑफ कोर्स। थैंक्स अ लॉट तनवीर, आपने समय निकाला और SIP का पूरा फंडा हमें समझाया। तो फिलहाल आज के मनी गुरु में इतना ही, लेकिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे सोमवार को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।